हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी दो इवेंट को आपस में रिलेट करके समझते हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, जबकि एक इवेंट और साथ साथ हो रही होती है या पहले हो गई। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को ये समझेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना भी आसान है। इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में समझाया है कि फॉर्मूलेज, इंडिपेंडेंट इवेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं और डिमॉर्गन्स लॉ के फॉर्मूलेज कैसे होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको एक बार देख लें, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ यूज़ होंगे। और इस वीडियो में मैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करूंगी और उन फॉर्मूलों का यूज है। अगर आपको वो सब फॉर्मूलेज डिटेल में समझने हैं तो आप पहले एक बार वो वाली वीडियो भी देख लें। तो आइए देखते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी समझने से पहले थोड़ा सा आपको शॉर्ट रिवीजन करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये तो आप 10 से पढ़ते आ ही रहे हैं, आपको आती है। किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये भी आपने पढ़ी है। इसको हम 1 माइनस कर देते हैं तो वो ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे ये आपकी अकरेंस की ना होने की प्रोबेबिलिटी लिखी गई है। अब अकरेंस कोई भी ए इवेंट हो रही है लेकिन बी ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, यानी ए में से बी को हटाना है। ए के अंदर बी सिर्फ होता है कितना, जितना उसका इंटरसेक्शन है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करके इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ बी बट नॉट ए। अब ए हमारा होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए एंड बी होना चाहिए। अकरेंस ऑफ बी बट नॉट ए, इसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी में हमारा सिर्फ इंटरसेक्शन है। ए हमारे प्रोबेबिलिटी ए सेट बी के अंदर है ही नहीं। ए सेट बी के अंदर कितना है, जितना इंटरसेक्शन है। तो हम सिर्फ बी में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। तो ये हमारी यहां हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। ये सब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, वो उसको आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पे नाइदर ए नॉर बी, अगर ना ए है एंड ना बी है तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यहां हम डिमॉर्गन्स लॉ यूज कर रहे हैं। डिमॉर्गन्स लॉ और ये सब आपके प्रूफ पढ़ने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें ये सब डिटेल में बताया गया है विद एग्जांपल। यहाँ इसको हम एक शॉर्ट रिवीजन दे रहे हैं। डिमॉर्गन्स लॉ में यहाँ ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट हो गया तो कॉम्प्लीमेंट वाला हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। अगर आपके पास और नॉट ए और नॉट बी है तो हमारे पास ये होता है यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। अब इसमें हमने फिर डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ यूज करा है। ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और अगर आपके पास इंटरसेक्शन होता है तो वो यूनियन में चेंज हो जाता है। ये डिमॉर्गन्स लॉ है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर हमने यहाँ ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूज करा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने कर लिया। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी
को हम क्यों पढ़ें। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रोबेबिलिटी हम इतनी पढ़े जा रहे हैं, इसका यूज भी कुछ है या नहीं है। तो यहाँ आपको बोर्ड में बेटा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। कंडीशन प्रोबेबिलिटी इस बार केस स्टडी में भी आई हुई है, लेकिन अगर केस स्टडी भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आता तब भी आपका एक क्वेश्चन तो आपको इसका मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल है, इजी है, स्कोरिंग है, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, बहुत कम एफर्ट्स लगाएंगे आप इसमें और इसका क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि ये एक इजी टॉपिक है। इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं लग रहे हैं, 3-4 फॉर्मूले आपने पढ़ लिए और उनका यूज समझ लिया तो आप आराम से इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में भी इसके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। अब देखिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है जिससे पहले एक और इवेंट हो चुकी होती है या उसके साथ साथ हो रही होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एंड गिवन द कंडीशन दैट, एक कंडीशन दे दी होती है दूसरी इवेंट की, हैज अकर्ड प्रायर, ये दूसरी वाली इवेंट या तो पहले हो चुकी है या उसके साथ साथ हो रही है, तब हमें जो एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन कंडीशन प्रोबेबिलिटी की। अब इसको कैसे क्वेश्चन में दिया होता है, सिंपल प्रोबेबिलिटी आप 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं, एक ही इवेंट होती है, आप आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड इवेंट, एक इवेंट और दी होगी जो साथ साथ हो रही होगी या इससे पहले हो रही होगी। अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसके लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, जबकि गिवन हमारे पास होता है एफ इवेंट, ये ऑलरेडी पहले हो चुकी है या साथ साथ हो रही है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई/एफ। ई इवेंट की यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि ई इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एफ इवेंट हमें गिवन है। गिवन इवेंट या तो गिवन दैट लिखा होगा या इफ करके लिखी होगी। यहां हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट, क्योंकि गिवन इवेंट हमें हटा देनी है तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, दोनों इवेंट एक साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट, दोनों इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट जो पहले आपको इफ करके गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन समझेंगे जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब आपकी 2 इवेंट होनी है, अ डाइस इज रोल्ड, डाइस रोल करने की सिंपल प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से आती है, आपने 10th से समझते चले आ रहे हैं तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह आती है। लेकिन यहाँ अब क्या है, 2 इवेंट हो जाएंगी। इफ आउटकम इज एन इवन नंबर, यहाँ इफ करके दिया है तो ये हमें एफ इवेंट लेनी होगी। इफ आउटकम इज द इवन नंबर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ग्रेटर देन 4, ये ग्रेटर देन 4 की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, जबकि आपको इफ करके इवन नंबर आपको दिया हुआ है कि नंबर जो है इवन है। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सैंपल स्पेस आपको बनाना ही है, हर क्वेश्चन में पहले आपको सैंपल स्पेस बना लेना है। फिर ई इवेंट आपको पहचाननी है कि कौन सी इवेंट को आप ई लें, जो लिखा है हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम ई इवेंट लेंगे। तो ई बी द इवेंट दैट आउटकम इज ग्रेटर देन 4। फिर आप एफ इवेंट लिखेंगे। एफ इवेंट क्या है, नंबर इज इवन नंबर,
सैंपल स्पेस आपने लिख लिया। सैंपल स्पेस एक डाइस रोल कर रहे हैं तो आपको पता है डाइस रोल करने में आपके 1 से लेके 6 तक के नंबर आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये आपका सैंपल स्पेस होता है। अब ई इवेंट क्या है आपकी? ग्रेटर देन 4। नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 यानी 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़े हमारे दो नंबर हैं 5 एंड 6। एफ इवेंट नंबर इज इवन नंबर। इवन नंबर हमने लिख लिया। इवन नंबर हमारे पास 3 नंबर है 2 4 6। ये 3 नंबर्स हमारे इवन नंबर्स हैं। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज ग्रेटर देन 4। ये आपको फाइंड करनी है ग्रेटर देन 4 की। गिवन दैट इट इज द नंबर इज इवन यानी E/F आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब ये हमने यहाँ सॉल्व करने के लिए सैंपल स्पेस E और F को दोबारा लिख लिया। अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। F की प्रोबेबिलिटी पहले लिख ली। F इवेंट में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं और सैंपल स्पेस में 6 मेंबर्स हैं। तो F की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो गई 3/6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो आ गया 1/2। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने देखी दोनों इवेंट में कॉमन नंबर्स कितने हैं। दोनों इवेंट्स में कॉमन नंबर आपके पास है सिर्फ 6 एक नंबर है जो 4 से ग्रेटर है और इवन है। तो इंटरसेक्शन यानी दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी E भी होना चाहिए F भी होना चाहिए। तो E आपका है नंबर इज ग्रेटर देन 4 और F है इवन नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर है सिर्फ 6 जो हमारे पास ग्रेटर भी है और इवन भी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अब हमें दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में रख दी 1/6 अपॉन 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2/6। ये आ गया 1/3। अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन आपकी जल्दी हो जाए तो आप यहाँ कैंसिलेशन ना करें, ऐसे भी कर सकते हैं आप। कैंसिलेशन अगर आप यहाँ नहीं करते हैं 3/6 तो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप इस तरह से थोड़ी इजी करके भी कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया आपका 1/3। A card is drawn from the bell-shaped pack of 52 playing cards. Find the condition probability of obtaining a king. अब आपको find the probability जो दी गई है ये आपको दी गई है किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किंग। गिवन दैट कार्ड इज बैक। तो गिवन हमें यहाँ वर्ड ध्यान से देखना है। गिवन दैट को हम लेंगे F और किंग की प्रोबेबिलिटी को लेंगे E। तो सैंपल स्पेस सबसे पहले आपको लिखना है सैंपल स्पेस, फिर आपको E इवेंट पहचाननी है। E इवेंट है आपकी कार्ड इज किंग और F इवेंट है कार्ड इज ब्लैक। सैंपल स्पेस में आपके 52 मेंबर्स होते हैं और F इवेंट E इवेंट में आपको सिर्फ किंग की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो E इवेंट में आपके पास 4 कार्ड है, 4 किंग होते हैं आपके पैक में। F इवेंट है कार्ड इज ब्लैक। कार्ड इज ब्लैक तो ब्लैक होते हैं 26। अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ किंग। किंग की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि गिवन है कि कार्ड इज ब्लैक। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी E/F लिखते हैं। E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब देखिए ये सैंपल स्पेस में आपके 52 मेंबर्स हैं, E में आपके 4 किंग है, F में आपके 26 कार्ड है ब्लैक। अब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ F लिख रहे हैं। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है? 26 आपके पास मेंबर्स थे, 26 अपॉन टोटल फेवरेबल इवेंट है 26 और टोटल आपके 52 है। तो ये आ गया आपका 26 अपॉन 52 यानी 1/2। अब देखिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन आपके पास कितना है? 2 है आपके पास ब्लैक किंग। आपके पास किंग भी होना चाहिए। इंटरसेक्शन यानी दोनों इवेंट होनी चाहिए। E इवेंट है आपकी किंग और F इवेंट है आपका ब्लैक कार्ड।
तो ब्लैक किंग हमारे पास कितने हैं? ब्लैक किंग हमारे पास है 2, तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1 अपॉन 26। अब इसको हम दोनों को फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला आपका यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली 1 अपॉन 26 और एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली 1 अपॉन 2। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन 26। 2 अपॉन 26 को कैंसिलेशन के बाद 1 अपॉन 13 आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are event associated with the random experiment such that probability of A is 1 upon 3, probability of B is 1 upon 4 and probability of A intersection is 1 upon 5। अब इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत आता है। इसके साथ 2-3 पार्ट होते हैं, इसके 2-3 पार्ट्स मैंने यहाँ लिए गए हैं। इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और पार्ट जो बनेंगे वो आप इसी तरह के होंगे, सिमिलर। अगर आप ये 3 पार्ट इसमें मैंने लिए हैं अभी, अगर आप ये तीनों समझ लेंगे तो आप बाकी के पार्ट्स भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है A स्लैश F की, तो हम यहाँ पे ये आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1 अपॉन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1 अपॉन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1 अपॉन 5। अब इसमें हमें A स्लैश F निकालना है, तो यानी फॉर्मूला है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इस क्वेश्चन में सिंपल वैल्यूज रखनी है आपको और इसको सॉल्व करना है। सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, 1 अपॉन 5 अपॉन 1 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 अपॉन 5। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फाइंड करनी है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। ये तो यही गिवन कंडीशंस हमने लिख ली है सारी। फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पहले की वीडियो में बताया गया है डिटेल में, इस वीडियो में मैंने इसका यूज करा है। ये फॉर्मूला आपका बार बार यूज होगा, तो इस फॉर्मूले पे और भी इससे रिलेट करके और फॉर्मूले भी बनते हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ यही फॉर्मूला यूज हो रहा है कि हमें A यूनियन B फाइंड करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें गिवन है। तो यहाँ हमें ज्यादा इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है, ज्यादा दिमाग लगाने का क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमने सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1 अपॉन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1 अपॉन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1 अपॉन 5। तो A और B ऐड हो रहे हैं और इंटरसेक्शन माइनस हो रहा है। एलसीएम ले लेंगे इसका, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60 और सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 12। ऐड और सब्ट्रैक्ट इसको आप कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23 अपॉन 60। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन पे और पार्ट कैसे बनता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपका बन रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A स्लैश नॉट B। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये शुरू के थोड़े थोड़े छोटे क्वेश्चंस आ गए। अब इसको आपको कैसे करना है देखिए, इसके लिए आप सोल्यूशन, ये आपको गिवन है सब चीजें। अब यहाँ पे हम पहले तो फॉर्मूला ही लिखेंगे सीधा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश नॉट B हमें फाइंड करनी है। आपको ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी दिया हो सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B, ऐसे भी दिया हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन में कहा जा सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, नॉट वर्ड्स में भी लिखा हो सकता है ये। तो यहाँ हमने इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, जो अभी आप शुरू से सब क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये हमारा वही फॉर्मूला है जो हम यूज करते आ रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ यूज होगा। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको मैंने पहली वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसके 2 पार्ट होते हैं,
ये दो पार्ट आपको यहाँ पे यूज करने होंगे। यहाँ इस पार्ट में हमारा ये सेकंड वाला पार्ट यूज होगा। फर्स्ट पार्ट आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए दिया गया है। सेकंड पार्ट हम इसमें कैसे यूज करेंगे, ये देखिए, ये अकरेंस ऑफ नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी भी लिखा हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन में, तब आपका ये हो जाएगा नाइदर ए नॉर बी। अब इसमें हमने ये वाला डी मॉर्गन्स लॉ यूज करा है, तो ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें यहाँ पहला वाला फॉर्मूला यूज करा है 1 माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ देखिए ये हमारा चेंज होके आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। अब इनके क्योंकि नॉट नॉट है दोनों में, तो इसको 1 माइनस कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी का मतलब ए यूनियन बी, दोनों को 1 माइनस कर लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी की हम इसको 1 माइनस करके फाइंड करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे। दोनों वैल्यूज हमने निकाली हैं पहले फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। तो 1 माइनस 23 अपॉन 60 और 1 माइनस 1 अपॉन 4। एलसीएम लेके इसको माइनस करेंगे आप। माइनस एलसीएम लेके आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 37 अपॉन 60 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 3 अपॉन 4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से आपका 60 कैंसिल हो रहा है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 15 आएगा और 15 3 जा 45। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 30। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया 37 अपॉन 45। तो यहाँ हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके इस क्वेश्चन को करा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 coins are tossed once simultaneously। अब यहाँ पे आप 2 coins टॉस कर रहे हैं। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर्स ऑन 1 coin। ये आपका ई इवेंट होगा, टेल अपीयर्स ऑन 1 coin। गिवन दैट हेड अपीयर्स ऑन 1 coin। हेड अपीयर्स ऑन 1 coin, ये आपकी एफ इवेंट होगी। तो पहले हम इसको लिखेंगे। सैंपल स्पेस आपको पहले लिखना है 2 coin टॉस का। फिर आपको ई इवेंट पहचाननी है कौन सी है। ई इवेंट जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ जो लिखा है फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, वो आपकी ई इवेंट होती है। ई इवेंट हो गई यानी टेल अपीयर्स ऑन 1 coin। और जो गिवन इवेंट होती है उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ इज द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन 1 coin। तो हेड अपीयर्स ऑन 1 coin ये आपकी एफ इवेंट है, गिवन लिखा है यहाँ पे। तो इसका सैंपल स्पेस बना लीजिए। 2 coin टॉस का सैंपल स्पेस अगर आप बनाएंगे तो एक कॉइन को आप 2 बार टॉस कर रहे हैं या 2 कॉइन आप एक साथ टॉस कर रहे हैं, एक ही बात होती है। तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए। ये 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं अगर आप 2 coin टॉस करते हैं। ई इवेंट में कहा जा रहा है टेल अपीयर्स ऑन 1 coin। एक कॉइन पे टेल होना चाहिए। तो हेड हेड वाला आप नहीं ले सकते। हेड टेल हमने लिया, टेल हेड हमने लिया, एक कॉइन पे टेल होना चाहिए, दोनों कॉइन पे टेल नहीं होना चाहिए। एफ इवेंट इसमें कहा जा रहा है हेड अपीयर ऑन 1 coin। अब यहाँ भी हेड आपका एक कॉइन पे होना चाहिए। तो हेड हेड हम नहीं ले सकते, हेड टेल हम लेंगे, टेल हेड हम लेंगे, और टेल टेल नहीं ले सकते क्योंकि हेड नहीं है। तो ये हमारी ई और एफ इवेंट हमने लिख ली। अब हम इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर्स ऑन 1 coin गिवन दैट हेड अपीयर्स ऑन 1 coin। फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये हमने दोबारा से लिख लिया, सैंपल स्पेस हेड टेल।
सैंपल स्पेस में हमारे पास 4 मेंबर्स हैं, ई में हमारे पास 2 मेंबर्स हैं, एफ में भी हमारे पास 2 मेंबर्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख रहे हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल इवेंट एफ में 2 है तो हमने ये 2 लिख लिया, और टोटल आपके एस में 4 है तो यहाँ 4 यानी 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। इंटरसेक्शन में हमारे दोनों होने चाहिए, ये 2 है हेड टेल, दोनों में हेड टेल है, तो इंटरसेक्शन में हमारे 2 पॉसिबल आउटकम हो गए, और सैंपल स्पेस में हमारे 4 आउटकम्स हैं तो 2/4 यानी 1/2 आ गया। अब हमने ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रख दी। जो हमारा फॉर्मूला है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन की हमने ये निकाली 1/2 रख दिया यहाँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी हमारी 1/2 ही आ रही है, ये हमने निकाली, यहाँ हमने दोनों की वैल्यू रख दी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ गया आंसर 1। दोनों इवेंट यहाँ पे सेम आ रही हैं। अब इसी पे एक और क्वेश्चन, इसी 2 कॉइन टॉस का ही एक और क्वेश्चन लिया गया है यहाँ। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल अपीयर्स गिवन दैट नो हेड अपीयर्स। तो देखिए सैंपल स्पेस आपका वही बनेगा। ई इवेंट आपको पहचाननी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो लिखा गया है वो आपकी ई इवेंट है, तो नो टेल अपीयर्स, ये आपकी नो टेल अपीयर्स ऑन एनी कॉइन, दोनों में से किसी कॉइन पे टेल नहीं होना चाहिए। एफ क्या है? नो हेड अपीयर्स गिवन दैट, ये गिवन दैट है तो ये हम एफ लेते हैं। नो हेड अपीयर्स, हेड नहीं अपीयर्स होना चाहिए किसी भी कॉइन पे। सैंपल स्पेस आपका यही है जो अभी आपने पहले बनाया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब ई इवेंट क्या होगी? हेड हेड, क्योंकि टेल नहीं आना चाहिए आपकी किसी भी इवेंट पे, आपका टेल ना आए, ये आपको इवेंट दी हुई है ई। ई इवेंट है कि नो टेल, टेल नहीं होना चाहिए, तो ये नो टेल वाले तीनों आपके नहीं ले सकते आप, सिर्फ आपको हेड हेड लेना पड़ेगा कि यहाँ टेल नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से एफ इवेंट में हेड नहीं होना चाहिए, नो हेड, हेड नहीं होना चाहिए, तो हमारा यहाँ हेड नहीं है तो सिर्फ टेल टेल हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला है आपका, प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल अपीयर्स गिवन दैट नो हेड अपीयर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमने दोबारा से यहाँ लिख लिया है, सैंपल स्पेस और ई और एफ। ई आपकी है नो टेल अपीयर और एफ है आपका नो हेड अपीयर। सैंपल स्पेस में आपके 4 मेंबर्स हैं, ई में आपका 1 मेंबर है और एफ में भी आपका 1 मेंबर है। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4। एफ इवेंट जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि एफ में आपका सिर्फ एक मेंबर है तो यहाँ एक मेंबर, ये हमने एक मेंबर लिख लिया, और टोटल आपके 4 मेंबर्स हैं तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब इंटरसेक्शन यहाँ पे देखना है हमें। इंटरसेक्शन देखिए यहाँ हेड हेड है और यहाँ टेल टेल है, तो इंटरसेक्शन में आपको कॉमन मेंबर लेना होता है, वो मेंबर लेने होते हैं जो दोनों सेट में है, ई और एफ में। लेकिन यहाँ हमारे पास कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो ई और एफ दोनों में हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0/4। 4 आपका सैंपल स्पेस है, टोटल आपके पास 4 इवेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0। फॉर्मूले में रख दी हमने वैल्यू। फॉर्मूला था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आ गया 0/1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0। ये 0 प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन और 1 प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आपको मैंने समझाया। आप देखिए यहाँ हमने एक और क्वेश्चन लिया है, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल। एक ब्लैक और एक रेड डाइस को हम रोल कर रहे हैं, यानी ये 2 डाइस रोल वाला केस है।
find the condition probability obtaining a sum greater than 9 given that black dice results in a 5। यानी ये क्वेश्चन ये है कि आपको ई और एफ इवेंट अलग अलग करनी है। पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना होगा। सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, 2 डाइस रोल करने वाला। 2 डाइस रोल करी जा रही है, एक डाइस है ब्लैक और एक डाइस है रेड। ई इवेंट कौन सी है, जिसकी आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी लिखा होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 ये आपकी ई इवेंट होती है। तो ई इवेंट हो गई सम इज ग्रेटर देन 9। सम इज ग्रेटर देन 9 का हमें सैंपल स्पेस बनाना होगा। अब एफ इवेंट क्या है, गिवन जो हमें इवेंट है वो हमारी गिवन ये है, ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन अ 5। ब्लैक डाइस पे 5 होना चाहिए, ये हमारी एफ इवेंट है। एफ इवेंट में हमें कहा जा रहा है कि हमारी जो ब्लैक डाइस है उस पे 5 होना चाहिए। अब देखिए सैंपल स्पेस अगर बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए सैंपल स्पेस के 36। ई इवेंट हमें बनाना है। अब ई इवेंट क्या है, जो आपका दोनों डाइस का नंबर आ रहा है, जो दोनों डाइस पे नंबर आएगा उनका सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। अब आपको पता है अगर आप 2 डाइस रोल करते हैं तो सम क्या क्या हो सकता है। अगर आप 2 डाइस रोल करते हैं तो सम आपका 2 से स्टार्ट होके 12 तक जाता है। यहाँ हमें सिर्फ वो केस लेना है कि सम इज ग्रेटर देन 9। तो यहाँ हमारे पास सम क्या हो सकता है, 10, 11 एंड 12। 12 से बड़ा सम नहीं हो सकता क्योंकि डाइस में आपके पास 6 और 6 होते हैं। 6 और 6 का सम होता है 12। 12 से ऊपर 13 आपका सम नहीं हो सकता। आपको ग्रेटर देन 9 लेना है यानी 10। सम 10 होना चाहिए। तो पहला हमने केस ले लिया सम 10। इन दो हमारे पास दो बनते हैं 4 6 और 6 4 एंड 5 5। ये हो गया हमारा सम 10 के लिए। दोनों डाइस रोल करने पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 10 है। इसके बाद हमारा दोनों डाइस जो हम रोल कर रहे हैं उनका सम 11 हो, तो उसके लिए आपके पास 5 6 एंड 6 5 ये होता है। अगर आपके पास एक डाइस पे 5 आए, दूसरे पे 6 आए, या 6 और 5 आए, तो आपका सम दोनों डाइस पे 11 हो गया। अब इसके बाद हमें तीसरा केस भी लेना है, सम 12। दोनों डाइस पे 6 6 आएगा तभी सम 12 होगा। तो यहाँ हमें ग्रेटर देन 9 लेना है। पहले हमने लिया ग्रेटर देन 9, सम इज 10, फिर सम इज 11 एंड सम इज 12। अब इसके बाद एफ इवेंट है आपकी ब्लैक डाइस रिजल्ट 5। तो ब्लैक डाइस जो आपकी पहले ब्लैक लिखा है, तो ब्लैक डाइस के ऊपर 5 होना चाहिए। दूसरी डाइस पे आपके 6 के ऑप्शन हो सकते हैं। 5 के साथ 1 हो सकता है, 5 के साथ 2 हो सकता है, 5 के साथ 3 हो सकता है, 5 4 5 5 एंड 5 6। ये आपके पास ऑप्शन है एफ के लिए। अब इंटरसेक्शन देखिए, इसमें से हमें ढूंढना है इंटरसेक्शन। तो पहले वाले में हम ढूंढ लेते हैं किस पे 5 है। ब्लैक डाइस 5 वाला हम देख लेंगे, वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। ये दो हमारे पास है जिसपे ब्लैक डाइस पे 5 है। ब्लैक डाइस पे 5, ये वाला 5 आपका रेड डाइस पे 5 है। तो ब्लैक डाइस पे यहाँ 4 6 इंटरसेक्शन आ गया आपके पास, 5 5 एंड 5 6। ये दोनों सेट में है आपके पास 5 5 एंड 5 6। इसके अलावा 5 1 आपके पहले में नहीं है, 5 आपका पहले में कहीं नहीं है। 5 5 और 5 6 ये दो केस आपके इंटरसेक्शन के हैं। अब ये फॉर्मूला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। ये आपको निकालना है, ई इवेंट है, गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन 5। तो ये हो गया इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
अब ये हमने बनाया अभी सैंपल स्पेस 36 और ये हमने अभी बनाए थे, इसको दोबारा लिखा है। इंटरसेक्शन हमने अभी निकाला। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी? एफ में हमारे पास 6 मेंबर्स हैं, ये हमारे पास 6 मेंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई 6/36। सिंप्लीफाई करके आ गया 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में हमारे पास 2 मेंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन हो गई 2/36। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 1/18। अब हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है 1/18, ये हमने 1/18 रख दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारे पास ये आ गई 1/6। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6/18। 6 से 18 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास 1/3। अब देखिए इसी का एक और पार्ट, ब्लैक एंड रेड डाइस आप रोल कर रहे हैं। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम इक्वल टू 8 गिवन दैट रेड डाइस रिजल्टेंट नंबर इज लेस देन 4। तो सम आपका 8 होना चाहिए और ब्लैक डाइस रिजल्टेंट 4, लेस देन 4, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है। सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन के लिए सैंपल स्पेस बनाना है, फिर आपको ई इवेंट फाइंड करनी है, ई इवेंट कौन सी होगी और एफ इवेंट कौन सी होगी। ये अगर आपने पहचान लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो लिखा है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी लिखा होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम ई इवेंट लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 8, ये आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 8, इसको हमें ई लेना होता है। और गिवन करके लिखा है या इफ करके लिखा है उसको हम एफ लेते हैं। एफ इवेंट हो गई नंबर इज लेस देन 4। रेड डाइस पे नंबर लेस देन 4 होना चाहिए। तो ये हमने ई और एफ इवेंट पहचान ली, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम ई लेते हैं, और जो गिवन दी होती है उसको हम एफ लेते हैं। अब हम इसमें सैंपल स्पेस हमारा होगा 36 का, क्योंकि 2 डाइस रोल हो रही हैं। ई इवेंट बनाएंगे, सम इज इक्वल टू 8 सम होना चाहिए। तो पहले डाइस पे अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास 7 हो सकता है, हो जाएगा। तो 7 हमारे डाइस में है नहीं नंबर, तो 1 7 हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा। 2 आता है तो 2 के साथ 6 आएगा, 3 आएगा तो 3 के साथ 5 आएगा। क्यों? क्योंकि सम हमारा 8 होना चाहिए। फिर हमने 4 लिया तो 4 के साथ 4 आएगा क्योंकि सम हमें 8 होना चाहिए। फिर 5 के साथ आएगा 3 और 6 के साथ आएगा 2। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 हमारे डाइस में नहीं है। हमारे डाइस में नंबर होते हैं 1 to 6, उन्हीं में हमें देखना है कि सम इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। अब इसी तरह से हम एफ इवेंट बना लेंगे। एफ इवेंट में रेड डाइस पे नंबर आपका लेस देन 4 होना चाहिए। रेड डाइस पे नंबर 4 लेस देन 4 होना चाहिए, तो रेड डाइस पे आपका 1 हो सकता है। 1 1 1 हमने पहले रेड डाइस के 1 ले लिया, सब रेड डाइस पे 1 है। और ब्लैक डाइस पे आपका 1 2 3 4 5 6 तक हो सकता है। इसी तरह से रेड डाइस पे आपका 2 हो सकता है और रेड डाइस पे आपका 3 हो सकता है। ब्लैक डाइस आपका 1 2 3 4 6 तक जाएगा। अब इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन मतलब आपको कॉमन नंबर्स देखने हैं। कॉमन नंबर्स देखने हैं जो दोनों में है, ई और एफ में। अब यहाँ हमने 2 6 को देखा, क्या 2 6 हमारे सेट में है? 2 6 को हमने देखा तो 2 6 हमारे सेट में है या नहीं है? 2 6 हमारे सेट में नहीं है तो हमने इसको यहाँ नहीं लिया। फिर हमने चेक किया 3 5 हमारे दूसरे वाले सेट में नहीं है। 4 4 भी हमारे दूसरे सेट में नहीं है। ये तीनों हमारे सेट में नहीं है क्योंकि
इनमें जो रेड डाइस है उस पे नंबर आपका 4 से बड़ा है और आपको रेड डाइस का नंबर लेना है लेस देन 4। तो ये तीनों हमारे एफ वाले सेट में नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ रेड डाइस पे जो नंबर है वो 4 से बड़ा है। तो अब हमारे पास बच गए लास्ट वाले दो नंबर्स 5 3 एंड 6 2। ये हमारे दोनों 5 3 एंड 6 2 दोनों हमारे एफ में भी हैं और ई में भी हैं। तो ये हमारा इंटरसेक्शन में आ गए 5 3 एंड 6 2। ये दोनों क्योंकि हमारे दोनों इवेंट ई और एफ में है तो इंटरसेक्शन के मेंबर हो गए। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम इक्वल टू 8 given that red dice resultant in the number less than 4। probability of E/F का फॉर्मूला है probability of E intersection F upon probability of F। अब वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये आपको सैंपल स्पेस F में अभी आपने बनाया 18 मेंबर्स थे, इंटरसेक्शन में आपके 2 ही मेंबर्स थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगी 18/36 यानी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगी 2/36 यानी 1/18 क्योंकि प्रोबेबिलिटी F में इंटरसेक्शन में आपके 2 मेंबर है तो यहाँ 2 हो गए और टोटल अपॉन से हम डिवाइड करते हैं, टोटल सैंपल स्पेस के जितने मेंबर्स होते हैं उससे हम डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की आ गई 1/18। अब हम इन सब को फॉर्मूले में रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। दोनों की हमने वैल्यूज रख दी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A आई थी 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/18। 2/18 कैंसिल होके आपके पास बचेगा 1/9। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं इसी से रिलेटेड। आप इसको एक बार आप ट्राई करिएगा। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करिएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि 5 क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको आना चाहिए समझ में कि क्वेश्चन को कैसे करना है। Assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. If family has 2 children, what is the condition probability that both are girl given that के कंडीशन चेंज हो रही है। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया जा रहा है यंगेस्ट इज द गर्ल। तो यहाँ अब सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना होगा, फिर आपको ई इवेंट पहचाननी है। ई इवेंट कौन सी है? जो आपको कहा जा रहा है कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ये आपको फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो लिखा जा रहा है। व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी? जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम ई इवेंट लेते हैं। तो बोथ चिल्ड्रंस आर गर्ल, ये हमारी ई इवेंट हो गई और गिवन दैट है यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो ई एफ इवेंट हो गई आपकी यंगेस्ट इज अ गर्ल। अब देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस हमने बनाया कि कोई भी एक फैमिली है जिसमें 2 चाइल्ड है, वो दोनों बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकती है और गर्ल हो सकता है। ये हमने कैसे लिखा है ये देखिए, B फॉर बॉय है और G फॉर गर्ल है। बॉय गर्ल का मीनिंग ये है कि बड़ा वाला जो है, जो पहले है बॉय गर्ल, इसका मीनिंग है एल्डर चाइल्ड इज बॉय। तो यहाँ यही है कि दोनों बॉय हैं तब बड़ा छोटा बॉय हो गया। यहाँ पे ये है कि पहले बड़ा वाला बॉय है और छोटी वाली गर्ल, इसमें गर्ल बड़ी है और बॉय छोटा है और यहाँ गर्ल बोथ आर गर्ल। तो ये इस तरह से लिखा जाता है कि इसमें हमें एल्डर के अकॉर्डिंग लेना है। अब देखिए ई इवेंट में कहा जा रहा है बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल। एफ इवेंट में कह रहे हैं यंगेस्ट इज द गर्ल, यानी छोटी जो है वो गर्ल होनी चाहिए। तो छोटी वाली तो गर्ल है लेकिन बड़ा वाला बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। तो दोनों केस हमें यहाँ लेने होंगे।
अब हम इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन में हमें गर्ल गर्ल दिख रही है, दोनों गर्ल है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ आर गर्ल गिवन दैट यंगेस्ट इज द गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें हम टोटल सैंपल स्पेस में हमारे पास 4 मेंबर्स थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 एक ही थी, आपको कहा जा रहा था बोथ आर गर्ल। E की इवेंट आपकी बोथ आर गर्ल है। F में आपके पास 2 है, कहा जा रहा है यंगेस्ट इज द गर्ल, तो एल्डर बॉय भी हो सकता है और एल्डर गर्ल भी हो सकता है। इंटरसेक्शन आपके पास 1 का आ रहा था, बोथ आर गर्ल। F की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4, क्योंकि F में आपके 2 मेंबर्स हैं तो 2 हमने लिख लिए, और अपॉन टोटल में आपका 4 मेंबर्स हैं, जिसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आ गया 1/2। इंटरसेक्शन में आपके पास सिर्फ 1 मेंबर है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है 1/4, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन में आपके पास सिर्फ एक ही मेंबर है गर्ल गर्ल, तो यहाँ 1/4 टोटल मेंबर्स हैं, तो 1/4 आपकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ये फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूले में हमने दोनों की वैल्यूज रख दी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 और F प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2, इन दोनों की वैल्यूज हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी। 1/4 अपॉन 1/2 यानी आपके पास आ गया 2/4। 2/4 कैंसिल होने के बाद हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसी पे एक और पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका वही है सारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल, गिवन कंडीशन चेंज हो रही है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, ये आपका F इवेंट हो गया। अब देखिए यहाँ हम पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना है, जो भी आपका सैंपल स्पेस बनता है यानी सारे केसेस। फिर E इवेंट आपकी वही चल रही है, इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल। F इवेंट आपकी चेंज हो रही है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो यहाँ अब हम फिर सैंपल स्पेस वही है लिखा, E आपका वही चल रहा है, बोथ आर गर्ल। अब F में आपको कहा जा रहा है एटलीस्ट वन इज द गर्ल, कम से कम एक गर्ल जरूर होनी चाहिए, तो यानी ये बॉय बॉय नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट वन इज द गर्ल। सैंपल स्पेस से आपको देखना है, एटलीस्ट वन इज द गर्ल लेना है आपको, एक गर्ल होनी चाहिए, पहला बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है, फिर गर्ल बॉय हो सकता है, और गर्ल गर्ल ये तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान से बनाना है कि F और E इवेंट आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। अब इसके बाद आपको इंटरसेक्शन दोनों में जो है गर्ल गर्ल और गर्ल गर्ल, तो इंटरसेक्शन में आपके पास आ गया गर्ल गर्ल। अब ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ आर गर्ल एंड गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सैंपल स्पेस में आपके पास 4 मेंबर्स हैं, E में आपके पास 1 मेंबर है गर्ल गर्ल, F में आपके पास अब 3 मेंबर्स हो गए, एटलीस्ट वन इज द गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, दोनों बॉय नहीं होने चाहिए। इंटरसेक्शन आपके पास 1 ही बचा हुआ है, तो F की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई 3/4 हो गई, क्योंकि F में आपके 3 मेंबर्स आ गए, तो यहाँ F की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि आपके पास एक ही मेंबर है इंटरसेक्शन में गर्ल गर्ल। अब फॉर्मूले में आपने वैल्यूज रख दी। फॉर्मूला आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 और F की प्रोबेबिलिटी 3/4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास आ गया 1/3। कंडीशन प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पढ़े। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंडीशन प्रोबेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए, कंडीशन प्रोबेबिलिटी के भी और एग्जाम्पल्स के लिए हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।